गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ मिस्टर अभिषेक सक्सेना, आई एम मैथमेटिक्स लेक्चरर। आज मैं क्लास 12th की यूनिट नंबर फर्स्ट कंपोजिट फंक्शन आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस यूनिट से राजस्थान बोर्ड के एग्ज़ाम में हर साल 3 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कंपोजिट फंक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं संयुक्त फलन। हमने क्लास 11th में यूनिट नंबर सेकंड पढ़ी थी, रिलेशन एंड फंक्शन। उस यूनिट का इस यूनिट से रिलेशन है आपस में, तो ध्यान से देखेंगे। कंपोजिट फंक्शन यूनिट नंबर फर्स्ट। सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन फंक्शन के बारे में देंगे कि फंक्शन क्या होता है। तो सभी स्टूडेंट्स सब ध्यान से देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट। फंक्शन की डेफिनेशन बोल रहा हूँ। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव के साथ, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव के साथ किसी संबंध के द्वारा जुड़ा हो, किसी संबंध के द्वारा जुड़ा हो, तो उस संबंध को हम क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। यहाँ पर दो बातें ध्यान देना है आपको कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, एक तो प्रत्येक को आप अंडरलाइन करेंगे, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव के साथ, यहाँ पर अद्वितीय को अंडरलाइन करेंगे, अद्वितीय अवयव के साथ किसी संबंध के द्वारा जुड़ा हो। यहाँ पर आप संबंध को अंडरलाइन करेंगे, किसी संबंध के द्वारा जुड़ा हो, तो उस संबंध को हम क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। मतलब संबंध ही एक क्या होता है? फलन होता है। परंतु प्रत्येक संबंध एक फलन नहीं होता है। इसको अब हम थोड़ा सा सेट लेकर आपको बताते हैं कि सेट ए और सेट बी से। जैसे ये कोई सेट है ए और ये कोई सेट है बी। सेट ए के एलिमेंट ले लिए मैंने 1, 2 और 3। सेट बी के एलिमेंट ले लिए 1, 4, 9 और ये क्या ले लिया? यहाँ पर एक 16 ले लिया। तो मैंने क्या बोली थी डेफिनेशन? ध्यान से देखेंगे कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव के साथ, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अद्वितीय एक ही अवयव के साथ किसी संबंध के द्वारा जुड़ा हो, तो उस संबंध को हम क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक किससे जुड़ रहा है? 1 से। 2 किससे जुड़ रहा है? 4 से। 3 किससे जुड़ रहा है? 9 से जुड़ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये भाई किस संबंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, किस संबंध के द्वारा जुड़े हैं, मतलब ए और बी के अवयवों के बीच में क्या रिलेशन है, तो ध्यान से देखें कि 1 का वर्ग क्या होता है? 1 होता है। 2 का वर्ग क्या होता है? 4 होता है। 3 का वर्ग क्या होता है? 9 होता है। मतलब जो संबंध है वो स्क्वायर का है। संबंध किसका है? स्क्वायर का है। कि अगर सेट ए के एलिमेंट x हैं तो सेट बी के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? x स्क्वायर हो जाएंगे। तो हम फलन को किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे f4 फंक्शन फलन। f किससे किस में डिफाइन है? a से b में परिभाषित है। किससे किस में परिभाषित है? a से b में परिभाषित है। अगर a के एलिमेंट x हैं तो b के एलिमेंट क्या होंगे? x स्क्वायर। तो फलन क्या हो जाएगा? स्क्वायर का x स्क्वायर हो जाएगा। a से b में परिभाषित है और इक्वल टू क्या होगा? x स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि 11th क्लास में भी आपने पढ़ा था कि ए के जो सेट ए के जो एलिमेंट होते हैं इनको बोलते हैं फलन का प्रांत। फलन का क्या बोलते हैं? प्रांत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। और सेट बी के जो एलिमेंट होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? सह प्रांत बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? सहप्रांत। सहप्रांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? कोडोमेन बोलते हैं। सहप्रांत को क्या बोलेंगे? कोडोमेन बोलेंगे। मतलब ए के एलिमेंट जो होते हैं वो प्रांत कहलाते हैं, एक्स के मान क्या होते हैं? प्रांत होते हैं। बी के एलिमेंट जो होते हैं वो उनको हम क्या बोलते हैं? सहप्रांत बोलते हैं। अब बी के जितने एलिमेंट ए से जुड़े होते हैं, बी के जितने एलिमेंट ए से जुड़े होते हैं, हम यहाँ पर बोलेंगे कि बी के वे एलिमेंट जिनका ए में पूर्व प्रतिबिंब है, जिसका ए में क्या है? पूर्व प्रतिबिंब। अगर हम इस डायरेक्शन में बात करते हैं तो हम इसको बोलते हैं पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब। और अगर हम ए से बी में बात करते हैं, इस डायरेक्शन में बात करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब। ए के अवयवों का बी में प्रतिबिंब होगा और बी के अवयवों का ए में क्या कहलाएगा? पूर्व प्रतिबिंब। तो बी के जितने एलिमेंट्स का ए में पूर्व प्रतिबिंब होगा, उन अवयवों के समुच्चय को हम फलन का क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। हम फलन का क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि परिसर क्या होगा? परिसर में जो अवयव होंगे वो 1, 4 और कौन से होंगे? 9 होंगे। और कोडोमेन में कौन से एलिमेंट होंगे? 1, 4, 9, 16। तो यहाँ पर आप देखें कि जो परिसर होता है वो किसके अंदर होता है? सहप्रांत के अंदर होता है। परिसर किसके अंदर होता है? सहप्रांत के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं परिसर सबसेट ऑफ सहप्रांत। ये उपसमुच्चय का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह है? उपसमुच्चय। मतलब परिसर सदैव किसके अंदर होगा? सहप्रांत के अंदर होगा, सहप्रांत के बाहर नहीं हो सकता है। तो ये होती है फलन की डेफिनेशन। क्या? समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए में कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। सबसे पहली शर्त तो ये है कि भाई समुच्चय ए का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। अगर समुच्चय ए का कोई अवयव छूट जाता है तो वह फलन नहीं होगा। मतलब समुच्चय ए का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। सभी अवयवों का प्रतिबिंब होना चाहिए किसमें? समुच्चय बी में। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि समुच्चय बी में कोई अवयव ऐसा हो सकता है, समुच्चय बी का कोई अवयव ऐसा भी हो सकता है जिसका समुच्चय ए में एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब हो। जैसे मैं यहाँ पर आप लिख दूँ, जैसे यहाँ ए है कोई एलिमेंट और यहाँ पर 2 एलिमेंट हैं, सपोज किया आपने 1 और 2 है, ठीक है ना। यहाँ पर ए, बी और सी है, तो इस टाइप से जुड़ सकते हैं। मतलब बी के किसी अवयव का ए में एक से अधिक पूर्व प्रतिबिंब हो सकते हैं। मतलब बी का कोई एलिमेंट ए के 2 एलिमेंट से जुड़ सकता है। तो ये पॉसिबल है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बी के एक एलिमेंट सेट ए के एक से अधिक एलिमेंट से जुड़ सकता है, वो फलन होगा। तीसरी कंडीशन क्या आती है कि बी में देखिए आप 16 जो है वो किसी से भी नहीं जुड़ा है, 16 किसी से भी नहीं जुड़ा है। तो बी में कोई अवयव ऐसा भी हो सकता है जिसका ए में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब ना हो, तो भी वह क्या होगा? फलन होगा। तो यहाँ पर फलन की क्या क्या शर्तें थी कि ए के सभी अवयवों का बी में अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए, बी का कोई एलिमेंट ए के एक से अधिक एलिमेंट से जुड़ सकता है। तीसरा प्रतिबंध क्या था कि बी में कोई एलिमेंट ऐसा भी हो सकता है जिसका ए में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब ना हो। तो ये होता है किसकी डेफिनेशन? फलन की। अब आपने 11th क्लास में पढ़ा था रिलेशन। रिलेशन क्या होता था? रिलेशन ए और बी, जैसे हम बात करें रिलेशन की, संबंध, जैसे 2 सेट हैं हमारे पास, 2 समुच्चय हैं,
दो समुच्चय हैं ए और बी, तो इनके कार्तीय गुणन के उपसमुच्चय को, इनके कार्तीय गुणन के उपसमुच्चय को हम उपसमुच्चय को क्या कहते थे? संबंध कहते थे। रिलेशन क्या होता था? ए सेट है और एक सेट बी है, सेट ए और सेट बी के कार्तीय गुणन के उपसमुच्चयों को क्या कहते थे हम? संबंध कहते थे। और फलन भी एक क्या होता है? संबंध होता है। परंतु प्रत्येक संबंध, ये अंतर बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे इन केस राजस्थान बोर्ड के एग्ज़ाम में अंतर पूछ ले कि फलन और संबंध में क्या अंतर होता है, तो हम क्या लिखेंगे? पहला अंतर कि प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, प्रत्येक फलन एक क्या होता है? संबंध होता है। परंतु प्रत्येक संबंध एक फलन हो यह आवश्यक नहीं है। प्रत्येक संबंध एक फलन हो यह आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि रिलेशन फलन में क्या होता था? ए का एक एलिमेंट बी के एक ही एलिमेंट से जुड़ेगा, परंतु रिलेशन में ऐसा कोई कंडीशन नहीं होती है। जैसे आप हैं, आपके 10 फ्रेंड्स हैं, तो वो एक रिलेशन हो गया। वो क्या हो गया? एक रिलेशन हो गया। और अगर आपका केवल और केवल एक ही फ्रेंड है तो वो ये क्या हो जाएगा? फलन हो जाएगा। तो प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, परंतु प्रत्येक संबंध एक फलन हो यह आवश्यक नहीं है। तो आपने फलन की ब्रीफ मैंने इंट्रोडक्शन दिया है आपके सामने, आप इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लें। और अब हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, डोमेन। डोमेन क्या होता था कि x के बेमान, डेफिनेशन आप नोट कर लें डोमेन की, x के बेमान जिनके लिए फलन परिभाषित होता है, x के उन मानों का समुच्चय जिनके लिए फलन परिभाषित होता है प्रांत कहलाता है। परिसर क्या होता है? परिसर समुच्चय बी के उन मानों का समुच्चय, उन अवयवों का समुच्चय जिनका ए में, समुच्चय ए में पूर्व प्रतिबिंब होता है, उन अवयवों के समुच्चय को हम क्या कहते हैं? परिसर कहते हैं। रेंज, रेंज का मतलब होता है किसी फलन की मिनिमम वैल्यू से लेके कहाँ तक? मैक्सिमम वैल्यू, निम्न मान से, न्यूनतम मान से लेकर कहाँ तक? अधिकतम मान तक। अब कुछ आपकी सिलेबस में कुछ रियल फंक्शंस हैं, तो उन रियल फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो रियल फंक्शन, रियल फंक्शन वास्तविक फलन, वास्तविक फलन नाम के अनुसार क्या है? वास्तविक। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जिनको हम एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आर, हम इन्हें आर से डिनोट्स करते हैं। वास्तविक संख्याएं कहाँ से लेके कहाँ तक होती हैं? माइनस अनंत से लेके कहाँ तक? प्लस अनंत तक। तो रियल फंक्शन की डेफिनेशन बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनेंगे। वे फलन जिनका प्रांत एवं सहप्रांत, वे फलन जिनका प्रांत एवं सहप्रांत वास्तविक होता है। कैसा होता है? वास्तविक होता है। उन फलनों को हम क्या कहते हैं? वास्तविक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक फलन, जिनका प्रांत एवं सहप्रांत क्या हो? वास्तविक हो। तो सबसे पहले वास्तविक फलन अचर फलन, अचर फलन
इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट फंक्शन। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। डेफिनेशन बता रहा हूं, वह फलन जो चर परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता है, वह फलन जिसमें चर के मानों में परिवर्तन करने पर फलन के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं? अचर फलन कहते हैं। वह फलन जो चर परिवर्तन से स्वतंत्र होता है, जो चर परिवर्तन से कैसा होता है? स्वतंत्र होता है, कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। जैसे f(x) = c, हम c की जगह f(x) = 2 भी बोल सकते हैं, f(x) = a भी बोल सकते हैं, f(x) = 3 भी बोल सकते हैं। तो f(x) = क्या है? c। अब f(x) को ही हम क्या बोलते हैं? y बोला जाता है। f(x) ही क्या होता है? y होता है। y = f(x) = c। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी x नहीं है। अगर हम x के मानों में परिवर्तन करें, अगर हमने x की जगह 1 रखा तो ये क्या मिलेगा? c। x की जगह अगर हम 2 रखें तो भी हमें क्या मिलेगा? c। x की जगह 3 रखें तो भी हमें क्या मिलेगा? c मिलेगा। क्योंकि भाई जब x यहाँ पर है ही नहीं तो परिवर्तन क्या होगा? परिवर्तन नहीं होगा, मतलब f(1) बराबर भी c, f(2) बराबर भी c और f(3) = भी c आएगा। तो ऐसा फलन कौन सा फंक्शन कहलाता है? कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है, जो चर परिवर्तन से कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। अब नेक्स्ट नंबर आता है आपके तत्समक फलन। तत्समक फलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? आइडेंटिटी फंक्शन। तत्समक फलन। तत्समक फलन क्या होता है? जितना हम कोई फलन में इनपुट डालें उतना ही हमें क्या मिले? आउटपुट मिले। तत्समक फलन कौन सा फलन होता है कि जितना इनपुट रखें उतना ही क्या मिले? आउटपुट मिले। मतलब हम x की जितनी वैल्यू रखेंगे, जितना मान रखेंगे, उतना ही मान हमें किसका मिलेगा? y का मिलेगा। ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं? तत्समक फलन कहते हैं। ऐसे फलन को क्या कहते हैं? तत्समक फलन। जैसे समुच्चय A A में परिभाषित फलन f a से a में परिभाषित है। किससे किस में परिभाषित है? f a से a में परिभाषित है। इसी को ही हम डिनोट करते हैं IA से। IA का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ A। इंग्लिश में नाम होता है तत्समक फलन को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ सेट A। तो जितना इनपुट रखा उतना ही हमें क्या मिलेगा? आउटपुट। तो x = क्या होगा? y = क्या कहलाएगा? x। तो f(x) = x। ये आपका कौन सा फलन होता है? तत्समक। इस फलन का काफ़ी यूज होगा आपके जो कंपोजिट संयुक्त फलन जब हम पढ़ेंगे तो उसकी कुछ थ्योरम्स हैं, उसमें तत्समक फलन का यूज किया गया है काफ़ी। तो f(x) = x। अगर हम x की जगह 1 रखें तो यहाँ भी हम x की जगह 1 रखें। अभी हमने अचर फलन और तत्समक फलन के बारे में बात की थी। अब आता है इसके बाद तुल्य फलन, समान फलन। समान फलन, इसी को बोलते हैं इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शन, समान फलन या तुल्य फलन, इक्वल फंक्शन या आइडेंटिकल फंक्शन। समान फलन क्या होते हैं? f और g
समान फलन होंगे, समान फलन होंगे यदि पहली कंडीशन आती है f का प्रांत बराबर होगा g का प्रांत। f का प्रांत बराबर किसके होगा? g का प्रांत। दूसरा आता है f का परिसर बराबर होगा g का परिसर। थर्ड कंडीशन कि फलनों के क्या होते हैं? प्रांत होते हैं। f का भी प्रांत होगा और g का भी प्रांत होगा। तो दोनों के प्रांतों में से हमने एक अवयव लिया, तो उस अवयव पर, उस एलिमेंट पर दोनों फलनों के मान भी बराबर होने चाहिए। जैसे a कोई एक एलिमेंट ले लिया तो f ऑफ a हमने x की जगह a रखेंगे f में, और g में भी x की जगह क्या रखेंगे? a रखेंगे। तो दोनों के मान कैसे होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तभी वह फलन कैसा फलन कहलाएंगे? समान फलन कहलाएंगे। a किस में से होगा? a बिलोंग्स टू प्रांत। ये जो साइन होता है ये बिलोंग्स टू का होता है। किसका होता है? बिलोंग्स टू का। तो f का प्रांत बराबर किसके होगा? g का प्रांत। f का परिसर और g का परिसर बराबर होना चाहिए, और किसी प्रांत के किसी अवयव पर दोनों फलनों का मान भी कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। हम कोई भी अवयव ले सकते हैं प्रांत में से, उस अवयव पर उस x के मान के लिए दोनों फलनों के मान भी कैसे होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तभी वो फलन कैसे फलन कहलाएंगे? समान फलन कहलाएंगे। तो आप समान फलन को नोट कर लें। आज हमने क्या क्या पढ़ा है? फलन की डेफिनेशंस पढ़ी थी, फलन की डेफिनेशन पढ़ी थी, फलन और संबंध में अंतर पढ़ा था कि फलन और संबंध में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट हमने डोमेन और रेंज की डेफिनेशन पढ़ी है और रियल फंक्शंस पर बात करी थी। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा, मेरा नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम काइंड्स ऑफ फंक्शन, फलनों के प्रकार पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? फलनों के प्रकार, जिसके क्वेश्चन आपके 1.2 एक्सरसाइज में हैं। किसमें है? 1. फिर फलनों का प्रकार पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे संयुक्त फलन। संयुक्त फलन के क्वेश्चन आपके 1.1 में हैं, क्योंकि पहले हमें काइंड्स ऑफ फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि काइंड्स ऑफ फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन में भी यूज होगा। तो हम पहले फलनों का क्या पढ़ेंगे? प्रकार पढ़ेंगे, और फिर कंपोजिट फंक्शन पढ़ेंगे, और देन हम 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपको आज जितना मैंने पढ़ाया है वो आप वर्क का पूरा कंप्लीट कर लें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो थैंक यू।